हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस की मीनिंग के बारे में बात करें तो मीनिंग कुछ इस तरह से है बेटा, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। तो सबसे पहले बात हमें ये जानने की जरूरत है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बिजनेस होता है ना, ये लोगों का एक क्या होता है, ग्रुप होता है। और ये कैसा एसोसिएशन या फिर कैसा ग्रुप हुआ करता है, वॉलंटरी। मतलब इसमें क्या होते हैं कि जो लोग हैं एक ग्रुप बनाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं और इस ग्रुप में कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसीलिए इसको वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहा जाता है। Who join together with the motive of welfare of the members। और जो भी इस ग्रुप के मेंबर होते हैं या जिन व्यक्तियों ने मिलकर इस तरह का बिजनेस शुरू किया है, कौन सा बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बिजनेस, तो वो अपने ही मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम किया करते हैं। इस सोसाइटी के द्वारा जो भी बिजनेस किया जाता है तो उसमें जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा का सारा प्रॉफिट इसके मेंबर्स को बांट दिया जाता है। यदि हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के हमारे देश में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बेटा उसमें सबसे पहले आता है लिज्जत पापड़, इसी तरह से अमूल। इसी तरह से यदि हम मदर डेयरी के बारे में बात करें तो बेटा ये जो तीनों मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन बताया ना, लिज्जत पापड़, अमूल, मदर डेयरी, तो ये सारे जो बिजनेस है ना वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू स्टार्ट हुए हैं। अब आप ये कहोगे कि भाई जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर ही बिजनेस कर रहे हैं तो इन्होंने पार्टनरशिप वाला बिजनेस शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ कमियां थी। उसमें सबसे पहली कमी ये थी कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी पार्टनर होते हैं ना, उन सभी की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, कोई भी पार्टनरशिप का कर्जा चुकाना हो और उस कर्जे को चुकाने के लिए पार्टनरशिप जो फर्म है उसकी एसेट्स कम पड़ जाती हैं, तो वहां पर जो पार्टनर्स होते हैं ना वो अपनी पर्सनल एसेट्स में से भी उस कर्जे को चुकाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटीज है वो बिल्कुल लिमिटेड हुआ करती है। यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स के बारे में बात करें तो उसमें जो फर्स्ट फीचर निकल के सामने हमारे आता है वो है बेटा वॉलंटरी मेंबरशिप। Membership is open to all irrespectively of their religion, caste and gender। कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई मुस्लिम धर्म वाले जो लोग हैं या हिंदू धर्म वाले लोग हैं वो ही इसके मेंबर बने। यहाँ पर उनकी कास्ट और जेंडर को भी नहीं देखा जा सकता। मतलब ये जो बिजनेस है उसमें बनने वाले जो मेंबर्स हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी जेंडर के हो सकते हैं। एनी पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव द कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी व्यक्ति इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन भी कर सकता है, मतलब इसमें मेंबर बन भी सकता है और अपनी मर्जी से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर जा भी सकता है। हाँ, ये जरूरी है कि आफ्टर गिविंग ए नोटिस एनी मेंबर कैन लीव द सोसाइटी। जब भी इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसका मेंबर छोड़ के जाना चाहता है तो वो अपनी तरफ से एक नोटिस जारी जरूर करेगा और उस नोटिस में ये लिखा रहेगा कि मैं अपनी इच्छा से कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़कर जा रहा हूं। यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर नंबर सेकंड की बात करें तो वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। तो बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला बिजनेस यदि कोई भी ग्रुप स्टार्ट करना चाहता है तो उसको अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। पार्टनरशिप के लिए ये रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपलसरी है और यह जो रजिस्ट्रेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के हिसाब से किया जाता है। गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के बिजनेस को इंडिया में स्मूथ तरीके से चलाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में मिल जाएंगे। इसी तरह से यदि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर नंबर थर्ड को देखें तो उसमें लिखा हुआ है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बेटा ये सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है? जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वो ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है और ऑर्गेनाइजेशन के मालिक या उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं या जो मेंबर्स हुआ करते हैं उनका जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो अलग हुआ करता है। अब अलग होने से मतलब ये है कि कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने नाम से कर सकता है। इसी के साथ में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी दूसरे पर्सन या किसी दूसरी फर्म या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट केस भी कर सकता है
इसी के साथ में बेटा यदि कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई भी मेंबर चला जाता है या कोई नया मेंबर आ जाता है तो इसका उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप, एचयूएफ और पार्टनरशिप में देखा था ना कि यदि कोई भी पार्टनर या किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो बिजनेस वहीं पे बंद हो जाता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ करता है और रजिस्ट्रेशन होने की वजह से कोई भी मेंबर चाहे जाए, चाहे मरे, चाहे पागल हो जाए, उसकी वजह से भी ये जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलता रहता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बेटा मेंबर्स पर्सनल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी यूज्ड टू रीपे डेट। यदि मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसका मतलब वह जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सरकार की नजर में बिल्कुल वैलिड है, और ऐसी सिचुएशन में जब भी उसकी प्रॉपर्टी नाकाफी रहती है या उसकी जो प्रॉपर्टी है इतनी कम है कि वो अपना डेट नहीं चुका सकता, तो इसके लिए जो मेंबर्स हैं वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। मतलब कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ तक भी नहीं लगा सकता। तो इन्हीं चीजों हम बोलते हैं बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर हम बात करें फोर्थ फीचर की तो वो है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो ग्रुप होता है लोगों का जिनको कि हम मेंबर्स बोला करते हैं, उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है ना वो बेटा बिल्कुल लिमिटेड हुआ करती है। इसका मतलब ये है कि जो पर्सनल प्रॉपर्टी है मेंबर्स की उसको सोसाइटी के लोन चुकाने के लिए काम में नहीं लिया जा सकता। अगर हम बात करें फिफ्थ फीचर की तो वो है बेटा मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट इज डन बाय द मैनेजिंग कमेटी हु आर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर हम बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज कौन करता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, तो बेटा मैनेजिंग और कंट्रोलिंग का जो काम होता है वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा किया जाता है, जिसमें कि 4 या 5 बंदे हुआ करते हैं। और उनको कौन चुनता है, और उनको चुनने का जो काम है वो सोसाइटी के मेंबर्स किया करते हैं। और ये जो सोसाइटी के मेंबर है वो मैनेजिंग कमेटी के जितने भी जो मेंबर्स हुआ करते हैं उनको कैसे चुनते हैं, वोटिंग करके। मतलब 1 वोट 1 मेंबर। हर जो मेंबर होता है वो अपनी तरफ से एक वोट डालता है और जिसके पास ज्यादा वोट जाते हैं वही उस मैनेजिंग कमेटी का जो डायरेक्टर है या जो हेड है वो बन जाता है, और बाद में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट का काम शुरू कर दिया करता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सिक्स्थ फीचर की बात करें तो वो है सर्विस मोटिव। द मेन पर्पस ऑफ द सोसाइटी इज टू हेल्प द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन मकसद होता है कि सोसाइटी के जो मेंबर्स है ना उनकी हेल्प करना। और वो कैसे हेल्प होती है कि जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा बिजनेस किया जाता है उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ करता है ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मेंबर्स के बीच में इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यदि हम बात करें 7th पॉइंट की तो वो है बेटा नंबर ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम नंबर होने चाहिए मेंबर्स के 10, जबकि मैक्सिमम नंबर पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैक्सिमम नंबर है ना मेंबर्स के वो कितने भी हो सकते हैं 50 हो सकता है 20 हो सकता है 100 हो। इस तरह से इन पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीनिंग और फीचर्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।